India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। कोर्ट्स राउंडअप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. बायजू को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण यानी कि NCALT के आदेश को खारिज कर दिया है। दरअसल एडटेक कंपनी ने दिवालियापन की कार्रवाई बंद करने की याचिका दायर की थी। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JB पार्तीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने NCLAT के उस आदेश को भी पलट दिया जिसमें बायजू को भारतीय कंट्रोल बोर्ड के साथ 158 करोड़ 9 लाख रुपए के बकाया भुगतान को मंजूरी दी गई थी। पीठ ने NCLAT के आदेश के खिलाफ कंपनी, जी हां, अमेरिकी कंपनी ग्लास ट्रस्ट कंपनी LLC की याचिका पर अपना फैसला सुनाया। न्यायालय ने कहा है कि NCLAT ने शैक्षणिक प्रौद्योगिकी प्रमुख के खिलाफ दिवालिया यानी कि दिवाला कार्रवाई जो है वो बंद करते समय विवेक का इस्तेमाल नहीं किया और मामले में नए सिरे से फैसला लेने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एनक्लैट के उस आदेश को खारिज कर दिया जिसमें टेक कंपनी बायजू के खिलाफ दिवालियेपन की कार्यवाही बंद कर दी गई थी। इसमें भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड या BCCI के साथ करीब 158 करोड़ रुपए के समझौते को स्वीकार किया गया था। कोर्ट ने माना कि एनक्लैट ने एनक्लैट नियम 2016 के नियम 11 के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों का इस्तेमाल करके दिवालियेपन के आवेदन को वापस लेने की अनुमति देकर गलती की। जब दिवालियेपन के आवेदनों को वापस लेने के लिए विशिष्ट प्रक्रिया प्रदान की जाती है तो एनक्लैट अपने अंतर्निहित शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि नियमों के अनुसार वापसी के लिए आवेदन अंतरिम समाधान पेशेवर द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए, न कि पक्षों द्वारा। इस मामले में वापसी के लिए आवेदन पक्षों द्वारा प्रस्तुत किया गया था। CIRP आवेदन स्वीकार होने के बाद कॉर्पोरेट देनदार के मामलों की जिम्मेदारी IRP की होती है। वापसी के लिए आवेदन IRP के माध्यम से ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि एनक्लैट को डाकघर नहीं माना जा सकता जो केवल पक्षों द्वारा दिए गए वापसी के आवेदन को मंजूरी देता है। साथ ही वर्तमान मामले में यह अपीलीय मंच एनक्लैट था जिसने वापसी को मंजूरी दी थी, न कि एनक्लैट ने, जो एक घोर अवैधता है। साथ ही वापसी के लिए कोई औपचारिक आवेदन नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनक्लैट के लिए सही कार्रवाई यह होती कि वह ऋणदाताओं की समिति के गठन पर रोक लगा देता और पक्षों से वापसी के लिए IBC की धारा 12A के तहत प्रक्रिया का पालन करने के लिए कहता। कोर्ट के अंतरिम आदेश के अनुसार BCCI द्वारा जमा की गई और अलग एस्क्रो खाते में रखी गई 158 करोड़ रुपए की राशि ऋणदाताओं की समिति के एस्क्रो खाते में जमा की जाएगी और उनके द्वारा ही रखी जाएगी। न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि अपीलकर्ता ग्लास ट्रस्ट कंपनी LLC कोई असंबंधित पक्ष नहीं है क्योंकि उसके दावों की पुष्टि हो चुकी है, इसलिए एनक्लैट के आदेश को चुनौती देने का अधिकार उसके पास है। न्यायालय ने अमेरिकी ऋणदाता ग्लास ट्रस्ट कंपनी LLC द्वारा दायर याचिकाओं पर अपना निर्णय दिया जिसमें एनक्लैट द्वारा बायजू के खिलाफ दिवालियेपन की कार्रवाई बंद करने के निर्णय को चुनौती दी गई, जिसमें उसके और BCCI के बीच लगभग 158 करोड़ रुपए के समझौते को स्वीकार किया गया था। CJI DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पार्दीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने एनक्लैट के फैसले को चुनौती देने वाली US आधारित ऋणदाता ग्लास ट्रस्ट कंपनी LLC की अपील पर सुनवाई की और 26 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट।
वहीं दिल्ली एनसीआर में बढ़ रहे वायु प्रदूषण मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। जस्टिस अभय एस ओक की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा है कि केंद्र सरकार ने सिस्टम नहीं बनाया, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम शक्तिहीन हो चुका है। धारा 15 में संशोधन करके दंड की जगह जुर्माना लगा दिया है और अब जुर्माना लगाने की प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा सकता है। इस पर केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया है कि 10 दिनों के भीतर धारा 15 जिसमें जुर्माने से लेकर 5 साल सजा का प्रावधान है उसे लागू कर दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने कहा कि हमने दोनों राज्यों हरियाणा और पंजाब के सचिव पर्यावरण, अतिरिक्त मुख्य सचिव कृषि को नोटिस जारी किया है। बता दें आपको, उन्होंने उस पर अपने जवाब दाखिल किए हैं। जस्टिस ओक ने कहा है कि परेशान न करने वाली बात है, कानून आपको मुकदमा चलाने की अनुमति देता है। आदेश है कि वे लगातार आदेश का पालन करें और ऐसे में फिर भी आप सिर्फ नोटिस जारी कर रहे हैं। कोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है कि पिछली बार झूठा बयान दिया गया था और ट्रैक्टर और ड्राइवर्स के लिए फंड के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी से पूछा है कि एडवोकेट जनरल को गलत जानकारी दी है। आखिर ये किसने और किसके कहने पर हुआ है, किसने कहा है इस बात को, और हम इसके लिए आपके खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्रवाई करेंगे। कोर्ट ने कहा कि हमारे 3 साल पहले दिए गए आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है। पंजाब सरकार की तरफ से पेश हुए वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट को बताया कि पराली जलाने के मामले में 44 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इस पर कोर्ट ने पूछा कि आपने जो 44 मुकदमे दर्ज किए हैं उनमें किसी के खिलाफ कार्रवाई हुई। कोर्ट ने पंजाब सरकार से पूछा कि 10 जून को CAQM के आदेश के बावजूद राज्य ने नोडल और क्लस्टर अधिकारी नहीं नियुक्त किए और अपने हलफनामे में इसका जिक्र भी नहीं किया है। कोर्ट ने कहा है कि हमारे आदेश के बाद भी कमेटी का गठन 2 सालों से क्यों नहीं किया, इसका क्या जवाब है आपके पास। कोर्ट ने कहा कि आप पराली जलाने वालों पर जुर्माना कम लगा रहे हैं। कोर्ट ने कहा है कि आपने 1/3 लोगों से जुर्माना वसूला है। आपके द्वारा 50% पराली जलाने वालों से भी जुर्माना नहीं वसूला गया है। कोर्ट ने पंजाब से पूछा कि कितना जुर्माना लगाया गया है। आपको बता दें कि पंजाब जो है वो 417 लोगों से 11 लाख रुपए वसूले गए हैं और कोर्ट ने कहा है कि आप नाममात्र जुर्माना लगाकर लोगों को नियम तोड़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। वहीं कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि जुर्माना बढ़ाए जाने पर विचार कीजिए। कोर्ट ने कहा कि हरियाणा सरकार आंखों में धूल झोंक रही है। वहीं ASG ने कोर्ट को बताया है कि पंजाब हरियाणा ने पराली जलाने की घटना को कम करने के लिए व्यापक कदम उठाए हैं। इस पर कोर्ट ने कहा है कि हम जानते हैं कि FIR किन धाराओं में दर्ज हुई है, कोई भी मामले को लेकर गंभीर नहीं है। कोर्ट ने हरियाणा सरकार के आंकड़ों पर सवाल उठाते हुए कहा कि हम जो कम संख्या का मतलब है कि आप इसे रिकॉर्ड पर नहीं ले रहे हैं, आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। आप बताएं कि 10,000 मामलों में कैसे 400 तक जो ये मामले हैं वो आ सकते हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संवैधानिक पीठ ने 8:1 के बहुमत से कहा है कि राज्यों के पास विकृत स्प्रिट या औद्योगिक अल्कोहल को विनियमित करने का अधिकार है। बहुमत ने यह निष्कर्ष निकाला है कि संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 2 या राज्य सूची की प्रविष्ट 8 में मादक शराब शब्द के औद्योगिक अल्कोहल शामिल होगा। बहुमत ने कहा है कि मादक शराब शब्द की व्याख्या संकीर्ण रूप से केवल मानव उपभोग के लिए उपयुक्त अल्कोहल को शामिल करने के लिए नहीं की जा सकती है। ये माना गया है कि ऐसे तरल पदार्थ जिसमें अल्कोहल होता है, जिसका मानव उपयोग के लिए उपयोग या दुरुपयोग किया जा सकता है, उन्हें मादक शराब शब्द के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है। बहुमत के लिए निर्णय लिखने वाले CJI DY चंद्रचूड़ ने कहा है कि मादक शब्द को जहरीला भी समझा जा सकता है। शराब, जिसे बोलचाल की भाषा में या आपको बता दें कि पारंपरिक रूप से शराब नहीं माना जाता है, उसे सूची 2 की प्रविष्ट 8 में के अर्थ में मादक शराब के रूप में शामिल किया जा सकता है। बहुमत की प्रविष्ट 8 के जनहित तत्व पर भी ध्यान दिया, क्योंकि ये मादक शराब के उत्पादन, निर्माण, कब्जे, परिवहन, खरीद
और बिक्री के साथ ही इसको लेकर विभिन्न चरणों को नियंत्रित करने का प्रयास करता है। इसीलिए मादक शराब वाक्यांश का अर्थ पीने योग्य शराब तक सीमित नहीं किया जा सकता है। ये उन सभी मादक द्रव्यों को दर्शाता है जो कि सार्वजनिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जस्टिस नागरत्ना ने अपनी असहमति में कहा है कि औद्योगिक शराब का अर्थ ऐसी शराब है जो कि मानव उपभोक्ता के लिए उपयुक्त नहीं है। मादक शराब शब्द को अलग अर्थ देने के लिए कृत्रिम व्याख्या नहीं अपनाई जा सकती, जो कि संविधान के निर्माताओं की मंशा के विपरीत है। यह देखने की आवश्यकता है कि उत्पाद की प्रकृति क्या है जो मनुष्य में नशीले प्रभाव की ओर ले जाती है। ये केवल शराब के प्रत्यक्ष सेवन से होता है, सिर्फ इसीलिए कि औद्योगिक शराब को मानव उपयोग या उपभोग के लिए डाइवर्ट और दुरुपयोग किया जा सकता है। बता दें आपको कि प्रविष्ट 8 सूची 2 का अर्थ नहीं बढ़ाया जा सकता है। विनिर्माण उद्देश्यों के साथ ही उपयोग की जाने वाली औद्योगिक शराब प्रविष्ट सूची 8 के तहत मानक और मादक शराब के दायरे में नहीं आ सकती है। वर्तमान मामले को 2007 में 9 जजों की पीठ को भेजा गया है और ये उद्योग विकास और विनियमन अधिनियम 1951 की धारा 18G की व्याख्या से संबंधित है। धारा 18G केंद्र सरकार को ये सुनिश्चित करने की अनुमति देती है कि अनुसूचित उद्योगों से संबंधित कुछ उत्पाद निष्पक्ष रूप से वितरित किए जाए और उचित मूल्य पर उपलब्ध हो। सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति या CEC को कोलकाता मेट्रो निर्माण के लिए पेड़ों की कटाई और प्रत्यारोपण के मुद्दे की जांच करने का आदेश दिया है। तब तक CEC की अनुमति के बिना पेड़ों की कटाई या प्रत्यारोपण नहीं किया जाएगा। जस्टिस BR गवई, जस्टिस KV विश्वनाथन और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की 3 जजों की पीठ वर्तमान में अनुच्छेद 136 के तहत दायर विशेष अनुमति अपील पर सुनवाई कर रही है, जिसमें कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है, जिसने कलकत्ता के मैदान क्षेत्र में मेट्रो स्टेशन के निर्माण कार्य को रोकने से इनकार किया है, जिसके लिए विक्टोरिया मेमोरियल से सटे क्षेत्र में लगभग 700 पेड़ों को उखाड़ना आवश्यक है। हाईकोर्ट के समक्ष वर्तमान याचिकाकर्ता ने रेल विकास निगम लिमिटेड या RVNL को अपना निर्माण कार्य जारी रखने से रोकने तथा स्वतंत्र विशेषज्ञों द्वारा प्रस्तावित परियोजना की समीक्षा करने तथा पेड़ों को प्रत्यारोपित करने की व्यवहार्यता पर विशेषज्ञ रिपोर्ट प्रस्तुत करने की मांग की थी। 20 जून को चीफ जस्टिस TS शिवगनम और जस्टिस हिरणमय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने कहा है कि जनहित को पारिस्थितिकी की सुरक्षा के साथ संतुलित करने की आवश्यकता है। सीनियर एडवोकेट जयदीप गुप्ता ने दोहराया कि मेट्रो रेल के निर्माण के लिए अधिकारियों की पर्याप्त अनुमति के बिना 923 पेड़ों को उखाड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता ये तर्क नहीं देते हैं कि मेट्रो रेल का निर्माण नहीं किया जाना चाहिए। गुप्ता ने कहा कि 923 पेड़ सबसे ऊंचे और सबसे पुराने हैं। उन्होंने केवल 29 पेड़ों के लिए वन विभाग की अनुमति ली है और बाकी के बारे में उनका तर्क है कि वे प्रत्यारोपण की अवधारणा के अंतर्गत आते हैं, जिसमें परिपक्व पेड़ों को उनके मूल स्थान से नए स्थान पर ले जाना शामिल है। राज्य के वकील एडवोकेट ईश्वर सत्य मोहंती ने कहते हुए कुछ और समय मांगा कि उन्हें जो है वो अभी इस मामले पर निर्देश नहीं मिले हैं। इस पर जस्टिस गवई ने टिप्पणी की कि राज्य हर दिन परियोजना को आगे बढ़ा रहा है और उन्हें अब तक निर्देश मिल जाने चाहिए थे। असम में फर्जी मुठभेड़ों के मुद्दे को उठाने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मानवाधिकार आयोगों की स्थापना के पीछे विधायी जनादेश और उनसे नागरिक स्वतंत्रता के मामलों में सक्रियता से काम करने की उम्मीद की जाती है। असम के संदर्भ में उसने उन मामलों के असम मानवाधिकार आयोग द्वारा शुरू की गई जांच यदि कोई हो के बारे में डेटा मांगा, जहां फर्जी मुठभेड़ के आरोप लगाए गए थे। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की पीठ गुवाहाटी हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ दायर एक विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसके तहत याचिकाकर्ता की इसी मुद्दे को उठाने की जनहित याचिका को खारिज कर दिया गया था। कथित तौर पर हाईकोर्ट का मानना था कि कथित घटनाओं की अलग से जांच की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राज्य के अधिकारी प्रत्येक मामले में जांच कर रहे हैं। याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील प्रशांत भूषण ने दलील दी कि असम में सैकड़ों मुठभेड़ें हुई हैं और
PUCL बना महाराष्ट्र राज्य मामले में शीर्ष अदालत द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों का घोर उल्लंघन हुआ है। उन्होंने आग्रह किया है कि अधिकांश मामलों में न तो कोई फॉरेंसिक और बैलिस्टिक विश्लेषण हुआ, न ही कोई मजिस्ट्रेट जांच या स्वतंत्र जांच हुई। इसके बजाय मुठभेड़ों के पीड़ितों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है और मुठभेड़ों के आरोपी पुलिसकर्मियों ने खुद ही मुठभेड़ पीड़ितों के मामलों की जांच की और मुठभेड़ों के पीड़ितों द्वारा दायर विशिष्ट घटनाओं और हलफनामों का हवाला देते हुए भूषण ने अदालत का ध्यान एक महिला के मामले की ओर आकर्षित किया है, जिसने दावा किया है कि उसके पति की पुलिस हिरासत में हत्या कर दी गई थी। इस महिला के अनुसार उसके पति के शरीर पर कई चोटें थी, जो 3rd डिग्री टॉर्चर का संकेत भी देती है। असम HRC द्वारा बंद करने की आलोचना करते हुए भूषण ने कहा कि आयोग ने 6 महीने तक कुछ नहीं किया और उसके बाद ही याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट के समक्ष एक जनहित याचिका दायर की, जिसका हवाला देते हुए असम HRC ने उसके समक्ष मामला बंद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के 2 पूर्व DGP को हरियाणा के हिसार जिले के गांव में मौजूदा स्थिति की स्वतंत्र जांच करने का निर्देश दिया है, जिसके संबंध में 2017 में दलित व्यक्तियों के सामाजिक बहिष्कार के आरोप लगाए गए थे। जस्टिस MM सुंदरेश और जस्टिस अरविंद कुमार की खंडपीठ ने आदेश पारित करते हुए विक्रम चंद गोयल पूर्व DGP 1975 UP और कमलेंद्र प्रसाद पूर्व DGP 1981 UP से अनुरोध किया है कि वे जांच करें और मौजूदा स्थिति के बारे में 3 महीने के भीतर अदालत के समक्ष स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें, साथ ही उठाए जाने वाले कदमों के बारे में भी बताएं। प्रतिवादी ने जोर देकर कहा कि हाल के दिनों में कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है और सामान्य स्थिति बनी हुई है। इसके अलावा दलितों के विरोधी प्रमुख समुदाय के 4 सदस्यों को PW बनाया गया है और सामाजिक बहिष्कार की शिकायत करने वाले 28 पीड़ितों का एक भी अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र पुलिस ने नहीं लिया है और न ही आरोप पत्र के साथ अदालत में पेश किया है। पीड़ित समुदाय द्वारा पुलिस को दिए गए वीडियो, जिसमें प्रमुख समुदाय द्वारा सार्वजनिक बैठक में सार्वजनिक बहिष्कार का आह्वान दिखाया गया है, उनका आरोप है कि पत्र में उल्लेख नहीं किया गया और न ही अदालत में पेश किया गया। पुलिस द्वारा 153A और 505 IPC के तहत अभियोजन की मंजूरी नहीं ली गई। शिकायतकर्ताओं द्वारा आपत्ति जताए जाने के बाद भी देरी से मंजूरी दी गई। अभी तक मुकदमा शुरू नहीं हुआ है और अपने आदेश में पीठ ने यह भी स्पष्ट किया है कि ट्रायल कोर्ट द्वारा मुकदमे की जो कार्रवाई है उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। दावों के अनुसार विवाद जून 2017 में तब शुरू हुआ जब गांव के दबंग समुदाय के लोगों ने पानी भरने के लिए हैंडपंप का इस्तेमाल को लेकर दलित लड़कों के एक समूह पर हमला किया। हमले के परिणाम स्वरूप 6 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया और FIR भी दर्ज की गई। इस साल मई में हरियाणा राज्य ने UP राज्य के 2 पूर्व DGP द्वारा जांच का जिम्मा संभालने पर सहमति जताई थी। सुप्रीम कोर्ट ने एक आयकर निर्धारित के बैंक खातों, सावधि जमा और लॉकर के संचालन को रोकने के लिए आयकर विभाग द्वारा जारी नोटिस का उल्लंघन करने के लिए HDFC बैंक लिमिटेड के खिलाफ दर्ज एक आपराधिक मामले को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने बैंक को ज्यूरिस्टिक पर्सनल बताया है और आइए इसी संदर्भ में समझते हैं कि ज्यूरिस्टिक पर्सन क्या होता है। ज्यूरिस्टिक पर्सन कौन होता है? ज्यूरिस्टिक पर्सन एक ऐसी एंटिटी है जिसे कानून व्यक्ति की तरह ट्रीट करता है, जो इसे लीगल ट्रांजैक्शंस में शामिल होने, प्रॉपर्टी का ओनरशिप करने और लीगल ऑब्लिगेशंस को निभाने की सुविधा प्रदान करता है, जबकि ये इससे जुड़े व्यक्तियों से अलग होता है। सुप्रीम कोर्ट ने HDFC बैंक लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एंड अदर्स के मामले में HDFC बैंक के खिलाफ एक FIR को खारिज कर दिया। ये हाईलाइट करते हुए कि बैंक एक ज्यूरिस्टिक पर्सन के रूप में खुद मेंस rea क्रिमिनल इंटेंट नहीं रख सकता, जो कि इंडियन पैनल कोड के तहत आपराधिक मामलों के लिए एक मुख्य आवश्यकता है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि आपराधिक चार्जेस के लिए इंटेंट और डिसऑनेस्टी के आवश्यकता होती है, इसलिए बिना मेंस rea के ज्यूरिस्टिक पर्सन पर आपराधिक चार्जेस नहीं लगाए जा सकते। बिना इसके एक ज्यूरिस्टिक पर्सन को आपराधिक रूप से जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।
इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.